नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 8 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे बड़ी खबरों का और सबसे पहले राजधानी भोपाल का जिक्र, जहां आज कोर्ट में एचयूटी के संदिग्धों की पेशी होनी है। आज रिमांड पूरी हो रही है। भोपाल, हैदराबाद और छिंदवाड़ा से गिरफ्तारी हुई थी। बीते दिनों बड़ा एक्शन एनआईए और एटीएस की टीम की तरफ से देखने को मिला। इंटेलिजेंस ब्यूरो को जितने भी इनपुट मिले उसके आधार पर एक बड़े नेक्सस को ध्वस्त करने की तैयारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बारे में लगातार बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी आतंकी संगठन मध्य प्रदेश में पनपने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र यही होगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी कार्रवाई के तहत जितने भी संदिग्ध पूछताछ के लिए ले गए हैं, आज कोर्ट में उनकी पेशी है। आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पूरे मामले पर, यह भी देखने वाला विषय होगा। हालांकि एटीएस और एनआईए की टीम लगातार देश भर में दबिश दे रही है, कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों पीएफआई के खिलाफ भी इसी तरह का आक्रोश और कार्रवाई का दौर हमें देखने को मिला। और अब देखिए, एचयूटी यानी कि हिज्ब उत तहरीर, इस आतंकी संगठन से जुड़े हुए जितने भी संदिग्ध थे उन्हें पूछताछ में लिया गया था। धर्मांतरण जैसे कई बड़े खुलासे हुए। न सिर्फ प्रेम विवाह कर युवतियों का धर्मांतरण की बात हो, बल्कि ब्रेन वॉश कर युवकों का भी धर्मांतरण करवाया गया और उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में ढकेला जा रहा था। इस नेक्सस को ध्वस्त करने के लिए एटीएस की टीम मध्य प्रदेश में लगातार सक्रियता के साथ काम कर रही है और उसी का ये नतीजा कि न सिर्फ भोपाल, छिंदवाड़ा से बल्कि हैदराबाद से भी तार जुड़े हुए थे। वहां भी एनआईए की टीम की तरफ से दबिश दी गई और एनआईए ने तमाम उन संदिग्धों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ अभी और होनी है। कई बड़े खुलासों की अभी उम्मीद और जताई जा रही है, क्योंकि कितने बड़े पैमाने पर ये नेक्सस चल रहा था, नेटवर्क चल रहा था, अभी भी इसका पूरी तरह से खुलासा सामने नहीं आया है। चलिए, ज्यादा चर्चा हम करेंगे और आगे क्या कुछ होगा इस पर भी क्या कुछ जानकारी ऐसी रंजना हम तक पहुंचाएंगी। रंजना, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट में पेशी होनी है, आगे क्या कुछ हो सकता है? जी अवंतिका, जो एचयूटी आतंकी हैं उनकी आज कोर्ट में पेशी है। 19 मई तक उनको रिमांड पर लिया गया था, पूछताछ की गई थी और आज जो भी उनसे पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई हैं वो कोर्ट में रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर और जो मामले हैं उसमें और बारीकी से पूछताछ करनी है तो इसको लेकर जो एनआईए है, एटीएस है, वो एसआईटी है, वो रिमांड और दिनों के लिए मांग सकती है ताकि इस मामले में और कई बड़े खुलासे हो सके, क्योंकि एमपी जो कनेक्शन है वो निकलकर सामने आया है और अभी इस पूरे मामले में और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो नेटवर्क है कहां कहां फैला हुआ था, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, कैसे ये काम करते थे और कितने और लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिशें इनकी लगी हुई थी। इसको लेकर इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने को लेकर भी जो पूछताछ है अभी आगे हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद क्या रिमांड आगे बढ़ाई जाएगी या फिर इनको जो कुछ और चीजें हैं उसमें आगे निकल सकती है, इस पूरे मामले पर आज नजर रहेगी और जब कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद ही आगे की जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। अवंतिका, निश्चित तौर पर रंजना, और जिस तरह से गृह मंत्री भी इस ओर इशारा लगातार करते रहे, अगर इस तरह से किसी नेक्सस का खुलासा मध्य प्रदेश की धरती पर होता है तो सख्त कार्रवाई भी होगी। और बीते दिनों जितने भी खुलासे हुए धर्मांतरण से जुड़े हुए, न सिर्फ युवतियों का बल्कि युवकों का भी धर्मांतरण जिनकी बात सामने आई है, इस आधार पर किस तरह की सख्त कार्रवाई और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जा सकता है, इस पर भी संशय अभी? जी अवंतिका, क्योंकि ये जो नेटवर्क है जिसमें खास करके जो मोहम्मद सलीम है, जो कि सौरभ से मोहम्मद सलीम बने हैं, उनका काम यही था कि वो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे, हैदराबाद के संगठन से जुड़े हुए थे। तो अभी उनका नेटवर्क यहाँ पर कहाँ कहाँ फैला हुआ है और किस स्तर पर लोगों के ब्रेन वॉश किया जा रहा था, तो आज कोर्ट में पेशी होगी, सबूत वहां पर रखे जाएंगे। और अगर जो एनआईए है, एटीएस है और एसआईटी है अगर और ज्यादा इस पूरे मामले में पूछताछ करना चाहती है या और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं तो इसको लेकर जो रिमांड बढ़ाने को लेकर जो बात है वो जरूर आज कोर्ट में भी रख सकती है। चलिए, देखना होगा रंजना आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की ओर हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी जो कि एचयूटी से जुड़ी हुई सामने आई है। न सिर्फ भोपाल और हैदराबाद से बल्कि छिंदवाड़ा से भी गिरफ्तारियां हुई हैं और अब लगातार इस ओर भी संकेत, जिस तरह से रंजना भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि एटीएस की तरफ से रिमांड बढ़ाए जाने को लेकर भी कोर्ट में कुछ कहा जा सकता है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है इसे लेकर। हालांकि
तो आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर के भोपाल हैदराबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद अब कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरे मामले की एसआईटी भी जांच कर रही है और एसआईटी की टीम जाकिर नाइक से आतंकियों के संबंधों की जांच के साथ सलीम के बैंक खातों की भी जानकारी जुटा रही है। हिजब उत तहरीर के खुलासे और भोपाल और हैदराबाद मॉड्यूल के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा है। वहीं जांच के दायरे में धर्मांतरण के साथ साथ संदिग्धों के रिश्तों और उनके खातों की भी जांच चल रही है। सौरभ से सलीम बने सौरभ राजवैद का ब्रेन वॉश किया गया था। ब्रेन वॉश करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कमाल को जांच एजेंसी जल्द ही हिरासत में ले सकती है। प्रोफेसर कमाल भोपाल टीआईटी कॉलेज में पढ़ाता है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर कट्टरवादी और ब्रेन वॉश करने में माहिर है। एक इदारा ऐसा होता जो केवल रिवर्स के लिए काम करता। कुछ इदारे हैं जो दावत के काम करते हैं, मगर दावत के बाद क्या, उनकी तरबियत का क्या, उनके मसाइल का क्या। तो मैं इवन हैदराबाद में भी 2-2.5 महीने में सोच रहा था, ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ ऐसा हो। अल्लाह का करना हुआ, कुछ एक हफ्ता भी नहीं हुआ मुझे पता चला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं पता था, ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मामला को कबूल करे, उन्हें खूब दुनिया और आखिरत में नवाजे। ये बहुत बड़ा, वाकई बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये मसाइल वो लोग नहीं समझ सकते जो रिवर्स, जो जिन चीज़ों से गुजर के आ रहे होते हैं। अल्लाह उन्हें तौफीक दे मजीद। और मेरी गुजारिश है वो लोग मुझे कबूल कर लें, मैं उनके साथ जुड़ूं, उनके साथ काम करूं, उनका एक अहम हिस्सा बन के काम करूं इंशाल्लाह। और मेरे मुस्लिम भाइयों, रिवर्स भाइयों के लिए मैं खुद चाह रहा था कि एक ऐसा इदारा बनाना ही हैदराबाद में आके, अल्लाह ने इनसे जोड़ दिया। उधर मामले की जांच एसआईटी भी कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एसआईटी सलीम के बैंक खातों को खंगाल रही है। साथ ही जाकिर नाइक से संदिग्धों के संबंधों की भी जांच चल रही है। प्रोफेसर कमाल का सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। एसआईटी इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहां कहां इनका नेटवर्क है, आय के स्रोत क्या थे, बैंक के अकाउंट, सारे के सारे विषयों की जांच एसआईटी कर रही है। हिजब उत तहरीर को लेकर अब तक जो जानकारी आई है वो धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़ता दिख रहा है, लेकिन बात केवल इतनी नहीं है। ये तो संगठन के शुरुआती काम रहे होंगे। जाहिर है जांच चल रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अब छत्तीसगढ़ से अगली बड़ी खबर। आज कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। डॉक्टर चंदन यादव के दौरे को लेकर ये जानकारी। आज सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे रायपुर वो, और राजनांदगांव और डूंगरगढ़ में सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। राजनांदगांव में शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। डूंगरगढ़ में कृषक चौपाल कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। डॉक्टर चंदन यादव के दौरे को लेकर ये जानकारी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे और सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक राजनांदगांव और डूंगरगढ़ में। कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेने वाले हैं। कृषक चौपाल कार्यक्रम का भी आयोजन, जिसमें डॉक्टर चंदन यादव शिरकत कर रहे हैं। और इधर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा है। कांग्रेस जहां सत्ता में दोबारा वापसी का दम भर रही है, वहीं बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करती हुई नजर आ रही है। मंगलवार को प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक के बाद अब बीजेपी का फोकस गांव पर बढ़ गया है। पार्टी अब गांव के मुद्दों पर बड़ा चुनावी दांव खेलने के मूड में है। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक की हवा ने छत्तीसगढ़ का सियासी मौसम बदल दिया है। बीजेपी तो ये कह रही है कि कर्नाटक ने 5 साल में सत्ता बदलने का अपना रिवाज भर निभाया, लेकिन बीजेपी के एक्शन से ऐसा नहीं लगता कि वो कर्नाटक के फैसले से बेफिक्र है। 2 रोज पहले प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का ताजा बयान ये संकेत है कि पार्टी ने चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करने का मूड बना लिया है। शहरी प्रदर्शन के बजाय पार्टी अब गांव पर चुनावी दांव खेलने का खाका तैयार कर रही है। गांव के, शहरों के विकास पूरी तरह से ठप हैं, केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसलिए जो जनहित के जितने मुद्दे हैं उसको लेकर पहले भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम गांव में गए थे। अब भी जो मुद्दे हैं उसको लेकर पूरे प्रदेश में हम जाएंगे। बात मुद्दों की करें तो गोठान पर बीजेपी का फोकस रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का आरोप है कि गोठान में न गाय है, न चारा, न पानी है, न गोबर की खरीदी होती है। उनका दावा है कि गौठान के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया और बीजेपी गांवों में गौठान की पोल खोलेगी।
गौठान के नाम पर जो घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले, अलग अलग मदों के पैसा गौठान में लगाया, आधा अधूरा पड़ा है, न गौठान में गाय है, न गायों के लिए चारा है, न पानी है, न वहां गोबर की खरीदी होती है और न किसी तरह की गतिविधि है। तो गौठान के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। सवाल ये कि कर्नाटक जीत से उत्साहित कांग्रेस को बीजेपी की नई रणनीति से कितना फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस की माने तो सूबे की सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों से किए वायदे पूरे तक नहीं किए। लिहाजा जब बीजेपी गांवों का रुख करेगी तो उसे सवालों के जवाब भी देने होंगे। राज्य के किसानों को कर्ज मुक्त कांग्रेस की सरकार ने कर दिया है, तब उन्हें पता लगेगा कि देश का किसान आज समर्थन मूल्य के लिए धक्के खा रहा है, लाठियां खा रहा है, और छत्तीसगढ़ का किसान समर्थन मूल्य से ज्यादा अपने उपज की कीमत प्राप्त कर रहा है। जब किसानों के बीच में जाएंगे तब उन्हें पता लगेगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना से छत्तीसगढ़ का किसान कितना खुशहाल है। लेकिन यदि किसानों के बीच में जाएंगे तो किसान उनसे तकादा भी करेंगे, भैया हमारी आय 2022 में दुगना करने का जो वादा मोदी जी ने किया था उसका क्या हुआ। पिछले चुनाव के नतीजे देखे तो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने मजबूत पकड़ बनाई, जबकि बीजेपी की जमीन खिसकी। इतना ही नहीं, बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर गांवों का रुख करने की तैयारी कर रही है वो छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे पॉपुलर योजना है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी के पास वो कौन सा तुरुप का पत्ता है जिसके इस्तेमाल से वो ग्रामीण इलाकों में अपनी जमीन मजबूत करेगी। रायपुर से न्यूज 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और अब चर्चा करेंगे पेंड्रा की, जहां सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो डालने पर केस दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला के परिजनों ने केस दर्ज करवाया है। अश्लील फोटो डालने वाले शख्स की तलाश अब तेज कर दी गई है। जिले में 1 साल के भीतर ऐसे 10 केस दर्ज हो चुके हैं और एक बार फिर से इसी तरह का मामला सामने आया है। पेंड्रा से बड़ी जानकारी, सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो डालने का ये पूरा मामला, जिसे लेकर FIR दर्ज हुई है। पीड़ित महिला के परिजनों की तरफ से केस दर्ज करवाया गया और हैरानी की बात यह कि 10वां ऐसा केस यहां पर दर्ज किया गया है। जिस प्याज को थाली में सजाना देश में कई दफे स्टेटस सिंबल बन जाता है, MP में इन दिनों वो प्याज भेड़ बकरियां खा रही हैं, फ्री में बांटी जा रही हैं, कई जगह तो सड़कों पर फेंकी जा रही हैं। ये प्रदेश की समृद्धि की निशानी नहीं, किसानों की बेबसी की कहानी है। प्रदेश की मंडियों में प्याज 80 पैसे किलो तक बिक रहा है और इस भाव पर किसानों के लिए खेती की लागत निकालना तो दूर, प्याज को मंडी तक पहुंचाने का भाड़ा तक निकालना मुश्किल है। ऐसे में परेशान किसान प्याज के आंसू रो रहे हैं। देखिए। 80 पैसे, इतने में भले ही बच्चों की टॉफी तक न मिले, लेकिन अगर आप MP में हैं तो 80 पैसे में 1 किलो प्याज घर ले जा सकते हैं। आम लोगों के लिए ये महंगाई से राहत देने वाली अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन अन्नदाता के लिए प्याज का ये भाव आफत से कम नहीं। खंडवा की ये तस्वीरें देखिए, जो प्याज सरकारों को हिला देती है, उस प्याज का क्या हाल है देखिए जरा। कहीं भेड़ों का चारा तो कहीं मुफ्त में बंट रहा। कई किसान तो इतने परेशान हैं कि खुले में फेंककर प्याज से पीछा छुड़ा रहे हैं। आखिर करें भी तो क्या? इतनी मेहनत से उपजाई गई रोजी रोटी भला यूं ही कोई फेंकता है क्या? लेकिन इन किसानों की मजबूरी है, प्याज का मिल रहा है। खेती की लागत निकालना तो दूर, मंडियों में पहुंचाने का भाड़ा तक नहीं मिल रहा। खंडवा मंडी में प्याज रुपए प्रति किलो, ऐसे में परेशान किसान प्याज बेचने के बजाय फेंक रहे हैं या फ्री में बांट रहे हैं। बारिश होने से जो माल जब पक गया था, पकने के वक्त पानी गिरा, वो गिरने से पानी उस छिलके में प्याज ने पूरा पानी पी लिया। भाव तो किलो से 2 रुपए किलो तक के बिक रहा प्याज। अच्छा 1 नंबर प्याज अब 90% लोगों ने, किसानों ने, क्योंकि उनका किराया भाड़ा नहीं। प्याज मैंने बहस करके खराब हो गए और सारी प्याज को अगर मैं खेत से निकालता और उसको मंडी तक लाता तो मैं 1 लाख रुपए खर्चे में, और इसलिए कहीं ना कहीं बहुत किसान तकलीफ से गुजर रहा है और प्याज ने तो उसको रुला के रखा है। पहले मौसम
प्याज के दाम बुला रहे हैं। है लेकिन वर्तमान में जो दाम मिल रहा है उससे आधी लागत भी नहीं निकल पा रही। प्याज के गिरते भाव से सिर्फ किसान ही नहीं परेशान है, जिन भाव को रुला रही है। यहाँ प्याज 80 पैसे से लेकर 9 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। मंदसौर की थोक मंडी में 1700 बोरी प्याज की आवक हो रही है। यहाँ आसपास प्याज आती है। मंदसौर अभी प्याज 1500 से 1700 तक के आवक है और कल का भाव है 80 पैसे से लेके 9 रुपए किलो तक का है। भाव किसान बता रहे हैं कि अभी बहुत कम है, मिल रहा है 9 रुपए भाव हमारे बिक रहा है, जबकि अच्छी क्वालिटी के प्याज का रेट 8 रुपए प्रति किलो तक है। प्याज की आवक भी काफी घट गई है। किसान न लागत निकाल पा रहे हैं न भाड़ा। कोई भाव आप देख सकते हो 15 कुंटल के आसपास होंगे। देश में 100 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाला प्याज 10 रुपए के भाव के लिए भी तरस रहा है। तो किसान प्याज और इस वायरल वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई भी हुई है। शिवपुरी के 2 प्रभारी प्राचार्य निलंबित किए जा चुके हैं। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह की एक बड़ी कार्रवाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद पानी को लेकर देश और प्रदेश सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स काम कर रही है इन प्रोजेक्ट्स पर, लेकिन इससे पहले हर घर स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके। लेकिन बड़वानी जिले के एक छोटे से गांव में पानी की समस्या तस्वीरों के जरिए बच्चियों के सर पर पानी से भरा घड़ा, जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरती महिलाएं, पीने का मटमैला जद्दोजहद। जिंदगी की एक बूंद के लिए जंग की ये तस्वीरें बड़वानी के पानसीमल जनपद के खाम घाट की हैं और उससे लगे अन्य फलियों की, जहां भीषण गर्मी शुरू होते ही गांव सूत्र विकल्प बचा है। यही एकमात्र कुआं है जिस पर गांव के सैकड़ों परिवार का जीवन टिका हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा दिन पानी के जुगाड़ में ही है। क्या समझ, नीचे गड्ढे में उतरना पड़ता है पानी भरने? हाँ, मजबूरी में उतरना पड़े। कितनी दूर से आते हो? 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर से। तो पहले किसी को पता इस बारे में पानी की समस्या? तो क्या हुआ, समस्या दूर नहीं हुई? काय खुद नहीं सुनवाई करता। सुनवाई नहीं करता? हाँ। इस कुएं तक पहुंचने 2 पहाड़ी रास्तों को पार करना पड़ता है, तब जाकर कहीं उनकी तलाश पूरी होती है। उनका दर्द है कि प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपा गया, पानी की समुचित व्यवस्था की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव में आंगनबाड़ी और स्कूल नहीं है, सड़क की भी समस्या है, पानी के लिए भी भटकना ही पड़ता है। लोग अधिकारियों के अलावा विधायक सांसद लेकिन आज तक नहीं ली। बहुत दूर पानी नहीं है, हमारे गाँव में कोई व्यवस्था नहीं, पानी के नहीं, रोड पे है, आंगनबाड़ी भी नहीं हमारे पास। एक अनाथ गांव है हमारा, अनाथ बच्चा को सरकार गवर्नमेंट ने पढ़ा देते स्कूल में। हमारे गांव कम से कम चीज पानी दुगुआ पानी खामघाट 1000 मतदान आवेदन हो, ये लाइन है, दुगुआ पानी भी नहीं है, खामघाट में है, रोड भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, कुछ नहीं। हम आवाज पहाड़ी क्षेत्र में से जब न्यूज 18 ने बात की तो उनका भी वही जवाब है कि सीईओ, जिला पंचायत और पीएचई विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई कर पानी की व्यवस्था तत्काल करने के निर्देश दिए हैं। ये आपके माध्यम से अभी मुझे आपने दिखाया था, तो मुझे आज ही संज्ञान में आया है। तो मैंने जो है सीओ, जिला पंचायत एवं पीएचई को इसमें निर्देश जारी किए हैं कि एक बार वहाँ की व्यवस्था देखें और क्या हो सकता है कि क्या बोरवेल या सूख गए हैं या कोई रिपेयर हो सकता है या फिर नल की क्या स्थिति है, तो अकॉर्डिंगली हम देखकर इसमें जांच कर कार्रवाई करेंगे। पानी के लिए ये मारामारी कोई नई बात नहीं है। हर साल गर्मी आती है और हर साल यही स्थिति झेलनी पड़ती है, हर साल यही जवाब भी मिलता है, लेकिन धरातल पर पानी नहीं है। पंकज शुक्ला, न्यूज 18 बड़वानी। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।